वेल सो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? यस, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूं। गुड मॉर्निंग बेटा। यस, गुड मॉर्निंग हिना, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग हरदीप। थैंक यू हरदीप सिंह। तो चलिए, सब ज्वाइन हो गए सुबह सुबह हमारे लेक्चर के लिए। सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं क्या? अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पैरेलल यहाँ दो यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो लेक्चर चला रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो कभी इधर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी उधर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग सुमित, मधु, आशीष, विवेक। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नीरज। तो यहाँ पे आज हम हमारा पहला सेशन स्टार्ट करेंगे और वो है आईडीटी बूस्टर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। माई सेल्फ सी विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। आप थोड़ा बहुत तो मुझे जानते ही होंगे। तो हम जो है बेटा यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो मोस्ट 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 अवेटेड लेक्चर्स होते हैं, जो मोस्ट अवेटेड यहाँ पे कोर्स होता है, और वो है आईडीटी रिवीजन, जो हम कहते हैं आईडीटी रिवीजन बूस्टर। सो दोस्तों, यहाँ पे ये आईडीटी रिवीजन बूस्टर मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 20 लेक्चर्स हो गए, जिसमें जीएसटी, कस्टम्स और एफटीपी पूरा कंप्लीट रिवाइज किया जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 65 आवर्स के आसपास हो गए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 65 आवर्स के आसपास हो गए। तो इस आईडीटी बूस्टर में हम बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे, इन डेप्थ रिवीजन करेंगे। इस आईडीटी बूस्टर में यहाँ पे जीएसटी के सब कुछ टॉपिक्स रिवाइज किए जाएंगे, कस्टम्स के भी लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज किए जाएंगे, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी रिवाइज किया जाएगा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी सर्कुलर्स है उसका एक कंप्लीट रिवीजन जो लेक्चर रहेंगे, वो भी हम यहाँ पे रिवीजन लेक्चर आखिरी में लेंगे। सो दोस्तों, यस यस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। यस, जो पुराने वीडियो लेक्चर्स है बेटा, अभी तो वो रिमूव रहेंगे। अभी नए लेक्चर्स आते हैं, नए लेक्चर्स आज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट में ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए पुराने लेक्चर्स जो है वो रिमूव किए हैं। अच्छा, तो सभी एकदम नहा धो के बैठे हैं यहाँ पे। चलिए, तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे डिटेल देना चाहता हूँ हमारा रिवीजन स्टार्ट करने के पहले। तो यहाँ सबसे पहले तो कहूँ, हमारे आईडीटी रिवीजन जो है ये कंप्लीट लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी आईडीटी बूस्टर रिवीजन, एक थोड़ा बड़े इसमें लिखता हूँ, आईडीटी बूस्टर रिवीजन, ठीक है। ये बेटा कंप्लीटली लाइव स्ट्रीमिंग में होगी, पूरा एक एक लाइन ध्यान सुन लीजिएगा। लाइव स्ट्रीमिंग में होगी, और रोज सुबह सुबह मैं अपना 7 बजे प्रवचन चालू करूंगा, और आपको सुबह 7 बजे उठाऊंगा रिवीजन के लिए, और आप उठ सकते हो। और इस बार आने वाली एग्जाम में आपको पास होना है, और आईडीटी में अबोव 80 जाना है, उससे कम नहीं। इस बार 80 पार। जस्ट मेरे साथ बोलिएगा, और दिन में 10 बार बोलिएगा। नीचे आईडीटी में 80 के नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं क्या कह रहा हूं, बिलो 80 आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो इस बार जो है 80 पर आपको जाना है। लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर होंगे सुबह 7 बजे। हमारा शेड्यूल रहेगा 7 AM टू 10:45 AM तक। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हमारी रिवीजन चलती रहेगी। हाँ, अब जो भी स्टूडेंट्स के ऑफिस वगैरह है, तो उनके लिए मैं आप बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे।
प्लीज प्लीज, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, फटाफट समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो यहाँ पे 7 AM टू 10:45 AM होगा। इसमें पहले 3 लेक्चर्स, फर्स्ट थ्री लेक्चर्स ये अभी YouTube लाइव पे होंगे, जो दोनों चैनल पे चलाएंगे हमारे वी स्मार्ट एकेडमी एज वेल एज थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। कभी कोई चैनल में समझ लो, अभी तो मैं दोनों चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई एक चैनल पे कभी प्रॉब्लम आए, वी स्मार्ट एकेडमी पे आप कनेक्टेड हो या थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे कनेक्टेड हो, और कोई चैनल पे प्रॉब्लम आए, तो आप इमीडिएटली दूसरे चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो। और ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई। देखो, सब्सक्राइब करोगे तो मेरी अपडेट्स आपको आते रहेगी, और मेरी अपडेट्स आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हूं आपका टीचर फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मेरी हर बात आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट 3 लेक्चर्स ये यूट्यूब लाइव डेमो रहेंगे, ये यूट्यूब लाइव डेमो रहेंगे। ना नेक्स्ट, बाकी के जो 17 लेक्चर्स है, हाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी के 17 लेक्चर्स जो है ये हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारा जो वी स्मार्ट का जो सॉफ्टवेयर होगा, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग में चलेंगे, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग में चलेंगे बेटा, यानी होगी लाइव स्ट्रीमिंग ही, पर वो वी स्मार्ट के सॉफ्टवेयर में होगी। अब आपका सवाल है कि सर ये जो सॉफ्टवेयर है हमने कैसे इंस्टॉल करना है? तो सबसे पहले आपको जो है हमारे वेबसाइट पे या हमारे जो भी एसोसिएटेड सेंटर्स, फ्रेंचाइजीज या पार्टनर्स है, वहां से ये प्रोडक्ट आपको बाय करना पड़ेगा। और 3 डेमो होने के बाद आपको बाय करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो 1500 रुपीज़ है, और आपको अगर फिजिकल कॉपी ऑफ नोट्स चाहिए तो यहाँ 2500 रुपीज़ का ये जो है बूस्टर रिवीजन वीडियोस है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा। नाउ वी स्मार्ट सॉफ्टवेयर से आपको किस तरह से यहाँ पे ये लेक्चर प्ले किए जाएंगे, ये जो है लाइव स्ट्रीमिंग ही होगी। मेरे 3 लेक्चर्स होने के बाद, यानी यूट्यूब लाइव डेमो होने के बाद, मेरा एक यहाँ पे एक डेमो वीडियो आएगा, जिसमें मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। हाँ, ये जानकारी होगी कि ये जो वी स्मार्ट का लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है ये कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ टू इंस्टॉल। बेटा आपके डाउट्स, क्वेश्चन सब बाद में, प्लीज मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल, आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में। फिर रोज सुबह 7 बजे मुझसे कैसे कनेक्ट होना है। नाउ हाउ टू वॉच द लेक्चर, ठीक है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में सर अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं सुबह 7 बजे, और वो आपको देखना ही है, अगर आपको अपना टाइम पूरा अच्छे से यूज करना है, आने वाली एग्जाम में पास होना है और आईडीटी में अबो 80 जाना है, तो आपको मेरे साथ ही ये कंप्लीट कर देना है। सुन रहे हो आप? मेरे साथ ही कंप्लीट करना है बूस्टर रिवीजन, जो बहुत काम में आएगी आपको। अब समझ लो कि आपका कोई रीजन की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग जो है नहीं हो पा रहा है, भाई ऑफिस है, आप 10 बजे तक कर सकते हो, बात का बचा हुआ आप क्या करें, या किस दिन आप सुबह 7 बजे नहीं उठ पाए जेन्युइन रीजन की वजह से, अपने आलस के वजह से नहीं, कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आप सुबह का लेक्चर नहीं कर पाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसका बैकअप आपके पास रहेगा, इसका बैकअप रहेगा। एक्चुअली देखा जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग ये एडिशनल फैसिलिटी है, लाइव स्ट्रीमिंग ये एडिशनल फैसिलिटी है बेटा, जहां तक है ये पूरा बैकअप आपके पास रहेगा। ओके, तो यहां पे ये आपके पास बैकअप रहेगा। बैकअप मतलब एक्चुअली आपको ऑनलाइन डाउनलोड, या फिर सुनिए ध्यान से, ऑनलाइन डाउनलोड या फिर जो है आपको, आपने पीडी खरीदा होगा तो पीडी मोड में, पर अभी तो पीडी मोड में नहीं मिलेगा, आगे 20 दिन बाद मिलेगा आपको पीडी मोड में। तो एक्चुअली वही आप लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। स्ट्रीमिंग तो एडिशनल फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको बैकअप दिया जाएगा।
सेम डे बैकअप दे दिया जाएगा। तो आप अगर ये लेक्चर सेम डे देख लेते हो तो अच्छी बात है, सो दैट नेक्स्ट डे आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो। और लाइव मेरे से कनेक्ट होना आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है, सो दैट विद इन टाइम लिमिट पूरे डिसिप्लिन में हमारे सभी लेक्चर्स हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये, यहाँ पे जैसे यस, आप अगर हमारे वेबसाइट पे आओगे, आपको अब नोट्स वगैरह कैसे मिलेगी, और आप हमारे वेबसाइट पे आओगे तो जैसे बेटा आपने ये कोर्स बाय किया होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है आईडीटी बूस्टर, ये जो है आपने बाय किया होगा। मैं फटाफट बता देता हूँ, पूरा पहले समझ लो, यानी आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। तो आईडीटी बूस्टर रिवीजन कोर्स ये आपको मिला होगा हमारे वेबसाइट पे सीए फाइनल में। बेटा ये सीए फाइनल का आईडीटी बूस्टर रिवीजन है, नॉट फॉर इंटर। इसका जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट कोर्स वीडियो आता है वो जरूर देख लेना। उस नेक्स्ट जो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यस, आपने ये कोर्स लिया है, सब डिटेल्स यहाँ दी हुई है, ये डिटेल्स भी ध्यान से पढ़ो। और इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, आपने ये ऑनलाइन डाउनलोड, फिलहाल ऑनलाइन डाउनलोड ये अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर देखें तो हाँ, इसमें दो ऑप्शन है। मटेरियल में आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस बूस्टर लेक्चर के साथ आपको जीएसटी का बूस्टर रिवीजन मॉड्यूल 1, कस्टम्स का रिवीजन मॉड्यूल, और चार्ट बुक एंड वॉल चार्ट्स, आई रिपीट, चार्ट बुक एंड वॉल चार्ट्स, इतने आपको यहाँ पे गुड्स यहाँ हाँ मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो चार्ट बुक और वॉल चार्ट, तो ध्यान सुनिएगा, जीएसटी का मॉड्यूल, कस्टम्स का मॉड्यूल और चार्ट बुक और वॉल चार्ट्स। क्वेश्चनर इसके साथ नहीं है, क्वेश्चनर आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। अभी जो है क्वेश्चनर आउट ऑफ स्टॉक है, विद इन 1 वीक जो है क्वेश्चनर्स आ जाएंगे। जो क्वेश्चनर से रिलेटेड हमने यहाँ पे बीच में आपको स्कीम ओपन किया था, वो जो क्वेश्चनर्स आपने बाय कर लिए होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सेट में क्वेश्चनर आने वाले नहीं है। तो क्वेश्चनर आपको विद इन 1 वीक वापस से ओपन होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा अगर आप क्वेश्चनर बाय करना चाहते हो। ना एग्जाम अटेम्प्ट जो है आपका नवंबर 21, डिस्काउंट वगैरह तो ठीक है। शिपिंग मोड आप जो है अगर आपने कौन सा मोड सिलेक्ट किया होगा, अगर आपने यहाँ पे पीडीएफ मोड सिलेक्ट किया होगा तो शिपिंग का तो सवाल ही नहीं आता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हार्ड कॉपी मोड सिलेक्ट किया होगा तो आपको होम डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। और हम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, बहुत आपको हेल्पफुल होगी। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है नहीं करना आपका डिसीजन रहेगा, पर मेरे हिसाब से आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और फिर आपको ये कोर्स अगर फिजिकल कॉपी के साथ हो 2500 में आपको बूस्टर रिवीजन कोर्स हमारे वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा। अब आपने अगर ये कोर्स बाय कर लिया तो आपका एक लॉगिन क्रिएट होता है। बेटा मैं लॉगिन में जाता हूँ। लॉगिन यहाँ पे अगर हम बात करें, समझ लो आपने बाय कर लिया, ठीक है, आपने समझ लो यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। अब ये बाय करने के बाद या आपका ऑर्डर स्टेटस आएगा, ध्यान से देखना, ये डेमो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेमो लिया है स्टूडेंट जैसे, तो आपका भी एक ऑर्डर स्टेटस आएगा बेटा। इस ऑर्डर स्टेटस में आपका बूस्टर रिवीजन कोर्स रहेगा। जैसे मेरा यहाँ पे रेगुलर कोर्स है, वैसा आपका बूस्टर रिवीजन कोर्स आएगा बाय करने के बाद। अब इसमें ये जो टैब होते हैं ना, ये टैब जरूर देख लेना। यहाँ पे रिसिप्ट, मतलब आपने जो बाय किया उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी, आपका ऑर्डर स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपने फिजिकल कॉपी मंगवाई होगी तो आपको यहाँ ऑर्डर स्टेटस मिल जाएगा, आपका शिपिंग एड्रेस वगैरह डिटेल्स यहाँ होगी। मैं आपको जैसे ऑर्डर स्टेटस आप क्लिक करोगे तो आपका कंप्लीट ट्रैक ऑर्डर वगैरह यहाँ से कर सकते हो कि आपका बुक्स को आने को कितना टाइम है, कहाँ पे है, और कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हो। अगर हम थोड़ा वापस पीछे जाए, हाँ, यहाँ पे कोर्स एक्टिवेशन। अब आप जब यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स 3 डेमो लेक्चर होने के बाद आपका ओके प्लेयर का सेटअप, एक्टिवेशन की वीडियो डाउनलोड की लिस्ट जो है, ये सब यहाँ से आपको मिल जाएगी, लेक्चर वाइज शेड्यूल। तो यहाँ पे और ज्वाइंट स्टडी ग्रुप,
अब यहाँ पे ज्वाइंट स्टडी ग्रुप मतलब क्या बेटा, तो एक टेलीग्राम लिंक मैंने क्रिएट की है, तो वो टेलीग्राम लिंक स्पेशली हमारी बूस्टर रिवीजन बैच के लिए, तो जो भी अपडेट्स रहेंगे, कभी कोई लेक्चर्स जो है का टाइम चेंज हो जाता है, या फिर हमारे लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम जो है यहाँ कभी कोई छुट्टी देना पड़े, तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना स्पेशली ये बैच के लिए। तो यहाँ आपको ज्वाइन स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, हाँ, कोर्स कंटेंट। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे कि कोर्स कंटेंट को अगर आप आपके लॉगिन में जाओगे और कोर्स कंटेंट को क्लिक करोगे, तो कोर्स इंट्रो मतलब जनरल मेरा बूस्टर रिवीजन का इंट्रो आता है, वीडियो प्लेलिस्ट, पहले 3 डेमो लेक्चर की वीडियो प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी, कोर्स मटेरियल, ध्यान रहे, तो अगर यहाँ पे कोर्स मटेरियल पे आप क्लिक करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्स मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ कॉपी की लिंक मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट ने पीडीएफ ऑप्शन लिया हुआ है, ध्यान सुनना, जो स्टूडेंट ने पीडीएफ ऑप्शन लिया हुआ है उन स्टूडेंट को यहाँ से पीडीएफ कॉपी का लिंक मिल जाएगा। तो फिर से एक बार कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप जब बाय करोगे तो आपका लॉगिन क्रिएट होगा, आपका लॉगिन क्रिएट होने के बाद आपको आपके लॉगिन में जो ऑर्डर स्टेटस है वहां आप हर चीज ब्राउज कर लेना, आपको यहाँ पे अप टू डेटेड सब चीजें मिल जाएगी, आपको पीडीएफ कॉपी भी मिल जाएगी। हाँ, जो फिजिकल कॉपी यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने ऑर्डर जो दिया वो फिजिकल कॉपी का दिया है, तो उनको जो डेमो मिलेगा यहाँ पे देखिए, उनको पहले 2-3 चैप्टर का, क्योंकि फिजिकल कॉपी आने के लिए 2-3 दिन लगेंगे, वो आज डिस्पैच होगी बेटा फिजिकल कॉपी। तो आपने ऑर्डर दे दिया होगा तो आपको जो है पहले 2-3 चैप्टर्स का डेमो बुक यहां से मिल जाएगा। आई रिपीट, पहले 2-3 चैप्टर्स का डेमो बुक यहां से मिल जाएगा। यानी जब आप आईडीडी बूस्टर बाय करने जा रहे हो और ये लैंडिंग पेज आ रहा है, तो ये लैंडिंग पेज से यहाँ डेमो बुक आपको मिल जाएगा। तो जिसने बाय किया है, लॉगिन क्रिएट किया है, उनके लॉगिन में सब कुछ मिल जाएगा वहां पे, एक्टिवेशन की, ट्रैकिंग नंबर, उसके बाद में कोर्स मटेरियल और डेमो लेक्चर, डाउनलोड लेक्चर कहां से डाउनलोड करना है, डाउनलोड लिस्ट, सब कुछ आपके लॉगिन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक बाय नहीं किया है, पहले कुछ 2-3 चैप्टर्स का उनको पीडीएफ चाहिए क्योंकि अभी फिजिकल कॉपी आने में टाइम लगेगा, या फिर वो जस्ट बाद में बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेमो बुक का जो ऑप्शन दिया है, ये डेमो बुक के अंदर मैं पहले 2-3 चैप्टर का पीडीएफ आज डाल दूंगा लेक्चर होने के बाद, तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो ये रहा रिगार्डिंग टू यहाँ पे जो कोर्स मटेरियल है। अब मैं वापस, आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका सवाल होगा कि सर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 21 है, नवंबर 21 मेरा अटेम्प्ट है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बूस्टर रिवीजन कोर्स स्पेशली फॉर नवंबर 21 है। तो सर ये बूस्टर रिवीजन में क्या मेरी सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी? बिल्कुल, ऑल अमेंडमेंट्स जो आपको नवंबर के लिए एप्लीकेबल है, सभी अमेंडमेंट्स मैं कवर कर लूंगा, ऑल अमेंडमेंट्स मैं कवर कर लूंगा। सर क्या अमेंडमेंट लेक्चर मुझे अलग से देखने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं यहां सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लूंगा, आपको अमेंडमेंट लेक्चर फिर से अलग से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट नोट्स भी अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां अब दूसरा एक सवाल है, चलो सर नवंबर 21 के लिए तो हो गया है, सर मैंने आपका अभी अभी रेगुलर कोर्स किया है, सर मैंने आपका अभी अभी रेगुलर कोर्स किया है, अभी जो 2-3 महीने पहले नवंबर 21 के लिए आपने जो रेगुलर कोर्स दिया वो कोर्स किया है, तो सर ये बताइए कि क्या मैंने बूस्टर रिवीजन लेना चाहिए, करना चाहिए? तो बेटा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, आपके पास अगर टाइम है रिवीजन के लिए तो लो, अदरवाइज आपने अब भी रिसेंट कोर्स किया है तो करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर आपको लगता है कि रिवीजन हो जानी चाहिए, 20 लेक्चर 65 आवर्स आप दे सकते हो, तो फिर आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेशली बूस्टर रिवीजन कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, गैप पड़ गया है, 2-3 महीने उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर उन्होंने फर्स्ट ग्रुप ही दिया हुआ है, सेकंड ग्रुप की तैयारी तो की पर फर्स्ट ग्रुप भी दिया है, तो बूस्टर रिवीजन कोर्स जनरली उनके लिए होता है। पर ये जिसको भी रिवाइज करना है, आप सीए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट हो, जिसको भी रिवाइज करना है, ये बूस्टर रिवीजन कोर्स वो सभी ले सकते हैं। अगर टाइम है तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप जरूर कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपका सवाल आ सकता है, ओके, सर क्या ये बूस्टर बुक ओनली फॉर सेल है क्या? बूस्टर बुक जो है
फॉर सेल अवेलेबल है क्या? सर मैं वीडियो लेक्चर नहीं करना चाहता हूँ, बूस्टर बुक फॉर सेल अवेलेबल है क्या? तो अभी बेटा बूस्टर बुक फॉर सेल अवेलेबल नहीं है। ये जो है अवेलेबल माइट भी एक महीने बाद हो सकती है। हमारे पास जो स्टॉक होता है वो स्टॉक हम अवेलेबल करवाते हैं सेल के लिए। अभी आपको जो है यहाँ पे वीडियो लेक्चर के साथ ही बूस्टर बुक मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए। सर क्या ये जो बूस्टर रिवीजन कोर्स है, मैंने आपका ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, रेगुलर कोर्स या सुपर 35 कोर्स, और मैंने आपका ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है। तो ये बताइए सर, मैं ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ। ओके, आपका एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ, तो क्या ये बूस्टर रिवीजन कोर्स मैं टोटली यहाँ पे फ्री कर सकता हूँ क्या? नहीं बेटा। ओके, ये बूस्टर रिवीजन कोर्स आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होगे, या फिर आप जो है कहीं और से भी क्लास किया होगा। ये बूस्टर रिवीजन कोर्स जैसे मैंने आपको वेबसाइट पे बताया, ये अवेलेबल फॉर सेल है और आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, आपका रेगुलर कोर्स और आपका सुपर 35 कोर्स मैंने ले लिया है, अच्छे से कर लिया है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे या बूस्टर रिवीजन कोर्स आपके पास इनफ टाइम है तो जरूर कीजिएगा। सर अब एक सवाल ये भी है, सर आप वीकेंड में क्लास लोगे क्या? एक सवाल ये भी है कि सर आप वीकेंड में क्लास लोगे क्या? तो बेटा मैं कंटिन्यूस यहाँ पे क्लास लेने वाला हूँ, और 20 डेज हमारा कंटिन्यूस क्लास चलेगा। एक दो दिन बाइट भी बीच में छुट्टी आ सकती है क्योंकि मैं बाहर गांव जाने वाला हूँ, अदरवाइज हमारा क्लास कंटिन्यूस रहेगा। कभी एक आधे दिन अगर छुट्टी आई तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है आज के वीडियो के, तो वो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, या आपके लॉगिन में जो है स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम लिंक आ जाएगी, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब सर हमें ये बताइए कि ये जो आप मटेरियल देने वाले हो, ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं आपको मटेरियल के बारे में बता दूं। आप जब अभी ये बूस्टर रिवीजन कोर्स बाय करोगे तो आपको जो मटेरियल है, जैसा मैंने पहले भी कहा और फिर से अभी कह देता हूं, मटेरियल जो है, एक आपको जीएसटी बूस्टर रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा, रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा। सेकंड आपको जो है यहाँ पे कस्टम बूस्टर रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा, रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा। थर्ड आपको चार्ट बुक मिलेगी। ये चार्ट बुक क्या है मैं आपको बताता हूं, जिसमें जीएसटी के लास्ट टॉपिक कवर किए, जीएसटी लास्ट टॉपिक्स मिलेगी। अब देखो बेटा क्या है कि बहुत सी बार स्टूडेंट्स को जो जीएसटी के लास्ट टॉपिक्स है, मतलब डिमांड, रिकवरी, अपील, रिव्यू, रिवीजन, ऑफेंस, पनिशमेंट, ये चैप्टर पे यहाँ पे उनको कुछ ऐसा सिंपल तरीका चाहिए कि भाई सर चार्ट बना रहे हो, हमारे ये टॉपिक फास्ट हो जाए और अच्छे से समझे। तो मैंने इस बार उसकी चार्ट बुक जो है अलग से बनाई। मतलब लास्ट टाइम भी मैंने स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड की थी जिनका अटेम्प्ट यहाँ पे जुलाई में था, तो यहाँ मैंने ये चार्ट बुक सबको प्रोवाइड की है। तो सेम चार्ट बुक आपको मिलेगी जिसमें हम जीएसटी के लास्ट टॉपिक जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे थ्रू चार्ट्स। तो आपको वो जो है चार्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक ओपन हो जाना चाहिए बेटा, एक बार फिर से ट्राई कर लेना बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉल चार्ट्स भी मिलेंगे, वॉल चार्ट्स भी मिलेंगे। अब देखो ये चार्ट बुक्स और वॉल चार्ट में क्या फर्क है। अगर हम बात जीएसटी की करें तो जीएसटी में वॉल चार्ट के जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स है, मतलब जहां तक जॉब वर्क तक देखा जाए तो वो वॉल चार्ट में कवर हो जाते हैं। और जॉब वर्क के आगे के चैप्टर्स, मतलब जॉब वर्क हुआ, एडवांस रूलिंग हुआ, उसके बाद में डिमांड रिकवरी हुआ, अपील हुआ, नेक्स्ट यहाँ देखा जाए तो यस ऑफेंस एंड पनिशमेंट हुआ, तो बाकी के टॉपिक चार्ट बुक में कवर हो जाते हैं। मतलब आपको बूस्टर रिवीजन कोर्स तो मिलने ही वाला है, साथ साथ में आपको ये चार्ट बुक भी मिलने वाली है और वॉल चार्ट्स भी मिलने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे इतना मटेरियल मिलेगा। इसमें क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन अलग से बाय करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट से। आपको अगर नया रिसेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि इस बार का क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नया बनाया हुआ है। जैसे बहुत सी बार स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर आपका क्वेश्चन थोड़ा बल्कि हो जाता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो इस बार बहुत से क्वेश्चंस मैंने कंबाइन किए हुए हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है और बहुत ही प्रिसाइज क्लियर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चनर बनाया हुआ है। तो वो क्वेश्चनर आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें अगर आपके चार्ट बुक या वॉल चार्ट जो भी आपके पास होगे, बेटा ये किट पूरी पैक होती है, हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए ये किट आपको पूरी की पूरी आ जाएगी, ये स्प्लिट नहीं होगी। तो आपके पास ऑलरेडी वॉल चार्ट होगे या चार्ट बुक होगे तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये किट जो है एक साथ पूरी पैक होके आपको आती है यहाँ पे। डन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बूस्टर रिवीजन के बाद क्वेश्चन एयर डिस्कशन, क्वेश्चन एयर डिस्कशन। तो ये जो क्वेश्चन एयर डिस्कशन है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो क्वेश्चन एयर डिस्कशन मेरा यूट्यूब पे आएगा, आज मैं उसका पहला लेक्चर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, ऐसे 7 से 8 लेक्चर्स आएंगे क्वेश्चन एयर डिस्कशन के, एक लेक्चर 3.5 घंटे का होगा। ये आपको यूट्यूब पे फ्री ओपन मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एंड डिस्कशन यानी हमारा बूस्टर रिवीजन के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन एंड डिस्कशन कर लो तो यहाँ पे एक बेस्ट हो जाएगा बेटा, आपका हर हर कंसेप्ट कवर हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन एंड डिस्कशन यूट्यूब पे आ जाएगा, यहाँ पे वो ओपन रहेगा। दूसरी आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है डिस्कशन है तो रिसेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चंस मैंने जो नया क्वेश्चन है डिजाइन किया है उसके बेस पर किया गया है। तो आपके पास अगर पुराना होगा तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है डिस्कशन नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूं। पुराना है तो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी आपने रिसेंट खरीदा होगा जो इस मंथ में लॉन्च किया गया है वो क्वेश्चन है आपके पास होगा तो ये यूट्यूब ये वीडियो जो आप मैं यूट्यूब पे आपको देने वाला हूं ये आप उसको रेफर कर सकते हो और आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए, तो आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो जाएंगे वो लेक्चर्स जाएंगे 20 लेक्चर्स हो गए। और नेक्स्ट यहाँ पे आवर्स की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 65 आवर्स के आसपास ये डिस्कशन जाएगा। ठीक है, चलिए। यस बेटा, चलो 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 चलो, बूस्टर रिवीजन और क्वेश्चन एंड डिस्कशन इनफ है एग्जाम के लिए। अगर आप ऑलरेडी जो है एक बार रेगुलर क्लास या सुपर 35 क्लास कर चुके हो तो फिर ये इनफ है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर मैंने आज तक आईडीटी का क्लास ही नहीं किया तो फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अदरवाइज इनफ है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है जो भी क्वेश्चन यार बाय करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बेटा उनको पीडीएफ कॉपी में मिलेगा। और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी जो अभी मैंने कहा या यस आपका जो स्टडी मटेरियल है जिसमें आपको पीडीएफ कॉपी मिलने वाली है बूस्टर की, उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का भी फोल्डर मिल जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी मैं पूरा रिफाइन कर रहा हूँ, तो कुछ 9 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए, तो ग्रेजुअली मैं डेली एक एक चैप्टर्स फाइनल करके अपलोड करूंगा। तो वो आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, डन। चलो अब मैं 5 मिनट आपके क्वेश्चंस रिव्यू कर लेता हूं। अगर मुझे कुछ लगा किसी बात का, अगर मैंने एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं और फिर हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आशीष बॉस वेट कर रहा है कि सर डिस्कशन स्टार्ट कर दो, तो हाँ बेटा मैं स्टार्ट करता हूं। क्या है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे, हाँ आपके यहाँ जो लॉगिन में आएगा, लॉगिन में मटेरियल में मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा। मैंने अभी नोट्स ऐड कर दिए है, मैं चार्ट बुक भी ऐड कर दूंगा और यहाँ पे और नेक्स्ट वॉल चार्ट भी ऐड कर दूंगा। एवरीथिंग आई विल ऐड। ओके, ये बेटा पहला ही लेक्चर है, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। चलिए, क्वेश्चन या डिस्कशन लाइव नहीं होगा रक्षित, क्योंकि क्वेश्चन या डिस्कशन जो है यहाँ ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो जो है रिकॉर्डेड सेशंस हो गए। हाँ, कुछ रिकॉर्ड होना बाकी है, तो जो रिकॉर्ड होना बाकी है मैं वो लाइव लूंगा, तो वो आपको टाइम टू टाइम मैं गाइड करते रहूंगा। स्टे ट्यून विथ दिस चैनल। ओके, थिंक जस्टी, थिंक विशाल सर और वी स्मार्ट एकेडमी। नहीं बेटा, क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको अलग से बाय करना है।
ये सभी आपको प्राइजेस से रिलेटेड डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी अभी तो मैंने वेबसाइट ओपन करके बताया नालायक को, ठीक है। हाँ, गूगल ड्राइव लिंक जो है आपको आपके लॉगिन में, अगर आप ये बूस्टर रिवीजन कोर्स बाय करते हो तो आपके लॉगिन में गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी। जो स्टूडेंट ने अभी मेरा रेगुलर क्लास किया हुआ है या जो स्टूडेंट ने यहाँ पे सुपर 35 क्लास किया है तो उनको टेलीग्राम लिंक पे मैं एमसीक्यू, हाँ, एमसीक्यू का यहाँ पे पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं बूस्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ एंटरटेन किए हैं। चलिए स्टार्ट करें। यस बेटा स्टार्ट करें, आर यू रेडी? यस और नो? चलो अब जितने भी डाउट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, आखिरी में, लेक्चर के आखिरी में पूछिएगा। यस, एमसीक्यू डिस्कशन होगा बेटा यूट्यूब पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा बूस्टर रिवीजन कोर्स फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन। ठीक है, यस, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां रिवाइज कर लेते हैं। आ जाइए, इसमें हम क्या क्या देखने वाले? प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, जीएसटी काउंसिल, बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के, और क्रेडिट सिस्टम इन ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। अब बेटा आप कोई भी सवाल पूछोगे, कोई भी क्वेश्चंस पूछोगे, मैं नहीं लेने वाला हूं, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो लेट ज्वाइन हुआ है वो स्टार्टिंग से लेक्चर देखे, मैंने सब कुछ यहां एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना? यहां अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो आ जाइए, आते हैं कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। मेरे साथ फटाफट रिवाइज कीजिएगा। जीएसटी ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है, कम ऑन, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। नेक्स्ट, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा यह पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूं तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जीएसटी में सप्लाई दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रास्टेट सप्लाई और एक इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई अगर विद इन स्टेट होता है तो उसका रेवेन्यू एस जीएसटी का उसी स्टेट को मिलता है। जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो यहाँ पे उसी स्टेट को यहाँ पे उसका रेवेन्यू मिलता है। लेकिन अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो जो आप आईजीएसटी पे करते हो तो आईजीएसटी का रेवेन्यू जो है डेस्टिनेशन स्टेट को शेयर किया जाता है। मतलब अगर आपका गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है तो वो सिचुएशन में जो आप आईजीएसटी पे करोगे कॉमन पोर्टल पे, उसका रेवेन्यू गुजरात के साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स
टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टेक्निकली जो कौन पे करेगा, सप्लायर, लेकिन एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, तो वो पूरा बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पे आएगा। नेक्स्ट जीएसटी जो है मल्टीपल स्टेजेस पे लगाया जाता है। मतलब क्या, यहाँ जो अगर एग्जाम्पल ले तो सप्लाई आप कर रहे हो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी जब तक गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं जाता है तो पूरे चेन में जीएसटी हर स्टेज पे लगता है जहां जहां भी सप्लाई होगा। तो ये मल्टीपल स्टेज टैक्स है जहां हर सप्लायर अपने आउटपुट टैक्स पे करता है और अपने इनपुट टैक्स जो उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया उसका वो क्रेडिट ले लेता है। नेक्स्ट जीएसटी टैक्स ऑन बिजनेस सोर्सेस है। मतलब जीएसटी टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर फ्रॉम बिजनेस सोर्सेस। मतलब क्या, जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है। यहाँ पे आपकी पर्सनल एक्टिविटीज या पर्सनल गुड्स जब आप सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस टैक्स है। और जीएसटी में भी आपने जो इनपुट पे टैक्स पे किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, और थ्रू आउट द चेन आपको ये क्रेडिट मिलने की वजह से आपकी जो यहाँ पे प्राइसिंग है वो रिड्यूस होती है। तो आपका आईटीसी इज प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैल्यू चेन फॉर क्रेडिटेबल एक्विजिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बेटा फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। चलो ये फटाफट देख लेते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, आप इंटर से देख रहे हो, लेकिन हम स्टार्ट कर लेते हैं और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। जीएसटी, टोटल जीएसटी के 5 एक्ट है। पहला सीजीएसटी जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के थ्रू लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जनरली सीजीएसटी जो है या इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है, जनरली कहना गलत है, ये इंट्रास्टेट सप्लाई पे ही लगता है। एसजीएसटी, ये एसजीएसटी एक्ट के थ्रू लगता है। हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने एसजीएसटी एक्ट अलग है, ये भी इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है। नेक्स्ट यूटीजीएसटी, ध्यान से सुनिएगा, यूटीजीएसटी जैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स है प्लस 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। एक बार फिर से, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां स्टेट लेजिस्लेचर है। इसलिए ये 3 यूनियन टेरिटरीज जीएसटी के लिए स्टेट ही माना जाएगा और वहां पे एसजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या, एक बार फिर से, 28 स्टेट प्लस 3 यानी 31 स्टेट में एसजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा और 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां यूटीजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आपका सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, कम ऑन, अगर आपका सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो वो सिचुएशन में यहां पे यूटीजीएसटी लगेगा। अगर अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली वगैरह जो है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, तो ये सिचुएशन में यहां पे इंट्रास्टेट सप्लाई पे यूटीजीएसटी लगेगा। अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपको फुल रेट से आईजीएसटी लगेगा। और जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस कुछ नोटिफाइड गुड्स पे लगाया है। इसका जो पैसा आएगा वो कुछ स्टेट को जीएसटी आने के बाद अगर लॉस होता है तो उस स्टेट को कॉम्पेंसेट किया जाएगा। तो हमें मेनली जो एक्ट पढ़ना है वो सीजीएसटी और आईजीएसटी, ये 2 मेन एक्ट पढ़ना है। तो चलिए हमने ये डिस्कशन कंप्लीट किया रिगार्डिंग टू फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट अगर हम आए बेटा तो 1 जुलाई 2000 के पहले इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था, 2 मिनट में समझा देता हूं और फिर हम जीएसटी की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे 1 जुलाई 2017 के पहले इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा था कि अगर कोई गुड्स का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स में यहाँ मेनली मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, ध्यान सुनिएगा, मेनली मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ये काम कर रहे हैं। और सर्विस सेक्टर, सर्विसेज में आप प्रोफेशनल सर्विस हो या फिर कोई अदर सर्विसेज हो तो वहां पे सर्विस टैक्स लगता था। तो ऐसे केस में अगर हम गुड्स से रिलेटेड टैक्सेस देखें तो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 लाख रुपीज होगी। यानी अगर वो मैन्युफैक्चर गुड्स सप्लाई कर रहा है और बेच रहा है तो वैल्यू 1 लाख है। तो पहले एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, उसके बाद में वैट भी लगता था और लोकल बॉडी टैक्स, ऑक्ट्रा या एंटी टैक्स लगते थे। और यहाँ पे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट भी था, यानी एक्साइज भी लग रही है, वैट भी लग रहा है और वैट कैलकुलेट करने के लिए एक्साइज भी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। दूसरा है बेटा ट्रेडिंग सेक्टर जो गुड्स में डील करता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के केस में वैट लगता था बेटा यहाँ पे। और अब
ओके, जीएसटी आने के पहले स्पेशली फॉर गुड्स, ध्यान सुनिएगा, स्पेशली फॉर गुड्स जो है, ओके, सप्लाई दो पार्ट में डिवाइड होता था, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई पे वैट लगता था और इंटरस्टेट सप्लाई पे यहाँ पे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, जो सेलर स्टेट का रेवेन्यू था। मतलब इवन दो सीएसटी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जस्ट अ मिनट बेटा। इवन दो बेटा इंटरस्टेट सप्लाई के केस में सीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, पर रेवेन्यू वो सेलर स्टेट को मिलता था। यानी अगर महाराष्ट्र से गुड्स गोवा जा रहा है तो सीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलता था। भाई ये डिस्कशन आज क्यों काम के लिए, ये डिस्कशन देखा जाए तो एग्जाम के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, पर एक थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। ओके, जीएसटी आने के पहले जो 2 मिनट में आपको मैं रिवाइज करके दे रहा हूं। तो गुड सेक्टर में इतने टैक्सेस थे। जहां तक सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो जीएसटी आने के पहले सर्विस जो है डिवाइड नहीं होती थी बिटवीन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, क्योंकि सर्विस टैक्स एक सेंट्रल लॉ था। यानी आप सेम स्टेट में सप्लाई करो या अदर स्टेट में सप्लाई करो, ओनली सर्विस टैक्स लगता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। जहां तक, और अगर हम एग्जांपल देखें गुड्स से रिलेटेड, तो इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट गुड्स जब इंपोर्ट होता था तो वो केस में बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आज भी लगती है थ्रू कस्टम्स एक्ट 1962, कम ऑन, थ्रू कस्टम्स एक्ट 1962 या बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है आज भी लगती है। लेकिन यहां जो है जो पहले एसीडी 3135 जो लगता था उसके जगह अब ये जो है आईजीएसटी लगेगा। यानी आईजीएसटी जिसको एसीडी 37 में और जीएसटी कंपेंसेशन से जो यहाँ पे एसीडी 37 और 39 के थ्रू यहाँ पे एसडीज लगाई जाएगी जीएसटी आने के बाद। नेक्स्ट बेटा, और अदर टैक्सेस जैसे ऑक्ट्राय था, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, उसके बाद में यहाँ पे बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह जो है, ओके, बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह ये भी टैक्सेस थे। ये सभी टैक्सेस को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया और जीएसटी लाया गया। यानी अप्रोक्सीमेटली ऐसे 17 टैक्सेस थे जो मर्ज कर दिए गए और जीएसटी में लाए गए। कौन से 17 टैक्सेस थे? तो जैसे मैं लिस्ट पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे ब्रॉड सेंस में मैंने यहाँ पे टैक्सेस लिए, पर छोटे बड़े ऐसे मिला के टोटल 17 टैक्सेस थे। पर ब्रॉड सेंस में सेंट्रल के देखा जाए तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर ओके मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट और अंडर डिफरेंट एक्ट, उसके बाद में एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेसेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज कर दिए गए। और स्टेट टैक्सेस में स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, सीएसटी या परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। पर एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में आपको एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। क्या? जो एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी आने के पहले स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी और लोकल बॉडी भी लगाती थी। मतलब अगर आप कोई यहाँ पे मूवी देखने जा रहे हो या कोई भी एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट पार्क होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था और आपकी जो लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, इनका भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी में जो स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स है वो सबस्यूम हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर जीएसटी लगाया जा रहा है आज तो स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो जीएसटी के साथ मर्ज हो गया। लेकिन लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी लगाया जा सकता है। मतलब इन एडिशन टू जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एडिशन टू जीएसटी आपको लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ेगा। जैसे पुणे लोकल बॉडी ने एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया हुआ है, इसलिए यहां पे जीएसटी के साथ साथ उनको एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना पड़ेगा जो लोकल बॉडी का है। बाकी लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड सरचार्ज सेस वगैरह ये सब मर्ज कर दिए गए और जीएसटी लाया गया। जीएसटी बेटा ड्यूअल मॉडल में आया, प्राइमरीली जीएसटी ड्यूअल मॉडल में आया। मतलब जो भी जीएसटी का रेट होगा वो दो इसमें डिवाइड होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो यहां पे अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो इंट्रास्टेट सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी इस ड्यूअल मॉडल में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में इंडिया में एक यूनिक फीचर लाया गया और वो आईजीएसटी। आईजीएसटी ये इंडिया का ही यूनिक फीचर है। बाकी हर वो कंट्री जहां जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है वहां आईजीएसटी नहीं है, हमने लाया हुआ है इंटरस्टेट सप्लाई के केस में। और आपको साथ साथ में जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी कुछ प्रोडक्ट पे लगेगा। नाउ कौन से ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्सिम नहीं हुए हैं? ध्यान सुनना, कौन से ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्सिम नहीं हुए? एक है प्रॉपर्टी टैक्स
एंड स्टैम्प ड्यूटी जो जीएसटी में सब्सिम नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, उसके बाद में बेसिक कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल। वैसे तो ये आपको पता ही है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है जिसके ऊपर जीएसटी फिलहाल नहीं है, जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है, तो वो सिचुएशन में कंटिन्यू वो एक्साइज में, वैट में और सीएसटी में रखा गया है, और अल्कोहल तो जीएसटी के स्कोप में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी लगता है। ओके, तो ये कुछ टैक्सेस हो जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं किए गए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा। चलिए नेक्स्ट यहां पे आ जाइए इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है यहां पे देखो 3 एंट्रीज आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। आर्टिकल 366(12)A जिसमें जीएसटी का डेफिनेशन दिया है, आर्टिकल 246A जो सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी है, और 269A जो सोर्स एंट्री फॉर आईजीएसटी है। आर्टिकल 366(12)A क्या कहता है? जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पूरे इंडिया में किसी भी लॉ में जब जब भी वर्ड जीएसटी आएगा तो वो जीएसटी में ये देखा जाएगा कि सभी गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जा सकता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी जीएसटी के स्कोप में ही नहीं है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा, तो उसको बाहर रखा जाएगा। मतलब उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, ध्यान सुनना, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो कंटिन्यू की जाएगी, और वैट और सीएसटी वो भी कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 246A ये जो है सोर्स एंट्री है फॉर जीएसटी। ओके, तो ये आर्टिकल 246A क्या एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए दोनों को एम्पावर करती है कि दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे इन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इन गिवन टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। यानी दोनों को यहां पावर दी जा रही है कि जीएसटी से रिलेटेड ये लॉ बना सकते हैं जहां टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। और आर्टिकल 269A ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 269A कहता है कि जब भी आपका इंटरस्टेट सप्लाई होगा, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपका इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर जिसका नाम होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उस पर टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन नो डाउट जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा आईजीएसटी का, वो यहां पे अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो चलिए दोस्तों, ओके, तो यहां तक रिवीजन करते हुए कुछ याद आ रहा है? मुझे आपसे रिस्पांस चाहिए। बेटा क्या है कि ये कैमरे के सामने जब एक टीचर खड़ा होता है तो एक कवि जैसा बन जाता है कि क्या है कि जब वो कवि कोई कविता कहता है तो वाह 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 वाह। तो अब बेटा आप तो सामने हो नहीं, इसलिए बस आप मुझे रिप्लाई करो कि यस, याद आ रहा है सब कुछ जो हमने पढ़ा था, यस और नो। चलिए बेनिफिट ऑफ जीएसटी ये देख लेते हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ओके, तो बेनिफिट क्या है ये देख लेते हैं। जीएसटी के मेजर 5 बेनिफिट्स है। फाइनल लेवल पे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर 5 मेन बेनिफिट देख लो। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ये बेसिक है बेटा, जीएसटी लाया इसलिए गया कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओके, यहाँ मार्केट में अब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, सबको यहाँ पे क्रेडिट्स मिलेंगे। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, जो पहले एक्साइज का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था, वैट का क्रेडिट एक्साइज में नहीं मिलता था, तो अब ये पूरा खत्म कर दिया गया। अब जो है आप गुड्स परचेस करो, सर्विसेज परचेस करो, जो भी परचेस करते हो सबके आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि आईटीसी में ब्लॉक क्रेडिट है कुछ, लेकिन नाउ यहाँ क्रेडिट
मोस्ट ऑफ द केसेस में अलाउ कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। जैसा पहले क्या होता था, इतने सारे टैक्सेस, गुड्स पे, सर्विसेज पे, लग्जरी टैक्स, तो एंटरटेनमेंट टैक्स, तो सर्विस टैक्स, तो गुड्स पे वैट, जीएसटी, इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस थे। और डबल टैक्सेशन मतलब कभी कभी तो कोई गुड्स पे जो है यहाँ पे वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, दोनों टैक्स लग जाते थे। जैसे सिम कार्ड का एक केस था, 2007 का बीएसएनएल का आइडिया का एक बहुत बड़ा केस हुआ था। सिम कार्ड, वैट डिपार्टमेंट कहता था वो गुड्स है इसलिए वैट लगाएंगे, तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता था नहीं नहीं वो तो सर्विसेज है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। यानी सिम कार्ड पे दोनों टैक्स पे किए गए थे, गुड्स या वैट भी और सर्विस टैक्स भी। यानी टैक्स का बर्डन समझ लो, सर्विस टैक्स 15%, तो वैट जो है 12.5%। तो ऐसा हेवी बर्डन आता था। क्यों? क्योंकि सिम कार्ड गुड्स है या सर्विस है, इसमें बहुत कंफ्यूजन था, डबल टैक्सेशन हो रहा था। तो ऐसे केस में तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि सिम कार्ड ये सर्विस है और सर्विस टैक्स लगेगा, वो बात अलग है। लेकिन बहुत सी बार कंफ्यूजन होता था कि ये गुड्स है या सर्विस है, डबल टैक्सेशन लगते थे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, देखो बहुत सी बाहर की कंट्रीज जो है इंडिया में आने में इसलिए डरती थी क्योंकि इतने सारे वैट लॉज, एक्साइज, सब अलग अलग लॉज, सबके अलग कंप्लायंसेस, तो कोई यूनिफाइड कोड इंडिया में नहीं था रिलेटेड टू टैक्सेस। लेकिन जीएसटी आने के बाद हमने ये कॉन्फिडेंस दिया फॉरेन इंडस्ट्री को कि भाई अब इंडिया में यूनिफाइड कोड है, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस करो आपको एक ही टैक्स लगने वाला है, सीजीएसटी, और सबके प्रिंसिपल एक जैसे ही है। तो यस, मेक इन इंडिया इनिशिएट को प्रमोट किया गया और इंक्रीज इन रेवेन्यू, नो डाउट जीएसटी आने के बाद ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ाई। वो बात अलग है कि इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से न होने की वजह से बहुत सारे स्कैम हुए, फ्रॉड हुए। लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन सही होता तो यहाँ पे बहुत रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता जीएसटी आने के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसेस कम हुई, प्रोडक्शन बढ़ा, उसके बाद में क्रेडिट अलाउ करने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, तो ये रेवेन्यू बढ़ाता ही है जीएसटी। पर ठीक है, गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट, अगर हम देखें तो टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, तो ये लिस्ट ऑफ टैक्सेस है जो सब्स्यूम किए गए, और कौन कौन से टैक्सेस नहीं सब्स्यूम किए गए ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हाँ, अब मैं आपको जो है यहाँ पे टैक्सेस ऑन ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। चलिए मैं आपको एक डिस्कशन ले लेता हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, और याद कैसे रखें। कुछ गुड्स जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है, ठीक है। कुछ गुड्स जो आगे मैं ये लूंगा कि जो सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी एंड एक्साइज है, एक्साइज है, और ओनली लेवी ऑफ जीएसटी, बाकी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे 5 ऐसे प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, याद करो, पहला 5 ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी जीएसटी में नहीं है। कौन कौन से 5 ऐसे प्रोडक्ट है बता देता हूं यहां पे। पहला पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा एचएसडी, हाई स्पीड डीजल, थर्ड मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट, फोर्थ जो है यहां पे नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। ये 5 ऐसे प्रोडक्ट है जो फिलहाल जीएसटी में नहीं है, पर इनके ऊपर जीएसटी मतलब लाया जा सकता है, यानी जीएसटी के स्कोप में ये आएंगे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो फिलहाल ये 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगता है, क्योंकि जीएसटी नहीं है तो एग्जिस्टिंग टैक्सेस लगते हैं, सेंट्रल एक्साइज लगता है। और एक ऐसा प्रोडक्ट है 6 नंबर, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है, क्योंकि ये जीएसटी के स्कोप में नहीं है, स्टेट एक्साइज लगता है बेटा, ठीक है। प्लस वैट एंड सीएसटी, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो वैट, और इंटरस्टेट सप्लाई है तो सीएसटी, यानी एक्साइज, वैट और सीएसटी। 2 ऐसे प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनिएगा अब जो आगे कहना चाहूंगा। 2 ऐसे प्रोडक्ट है, एक है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट,
और दूसरा है ओपियम नारकोटिक्स, ओपियम एंड नारकोटिक्स। अब ये जो है ये जीएसटी के स्कोप में है, यानी इनके ऊपर जीएसटी लगता ही है, पर इन एडिशन टू जीएसटी इनके ऊपर एक्साइज भी लगता है। टोबैको प्रोडक्ट जैसे सिगरेट वगैरह है तो इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगता है, ध्यान से देखिएगा, और ओपियम नारकोटिक्स पे स्टेट एक्साइज लगता है, स्टेट एक्साइज लगता है। हाँ, अब इनके ऊपर वैट और सीएसटी नहीं है, इनके ऊपर जो है जीएसटी लगेगा। जीएसटी में फिर आप कह सकते हो सीजीएसटी, एसजीएसटी और इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी, यानी जीएसटी प्लस एक्साइज लगेगा ये गुड्स के केस में, ठीक है। और बाकी ऑल अदर गुड्स ओनली जीएसटी लगेगा, ऑल अदर गुड्स ओनली जीएसटी लगेगा। ओके, तो इस पे अगर क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू क्वेश्चन में इस पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे इम्प्लीकेशंस। तो टैक्सेस ऑन ओपियम, इंडियन हेम, अदर नार्कोटिक्स, तो ओपियम, इंडियन हेम, अदर नार्कोटिक्स हो गए तो ये विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी है, साथ साथ में इनके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। यानी अगर आप ये कहो तो स्टेट गवर्नमेंट को दो रेवेन्यू है इसके ऊपर। कौन से दो रेवेन्यू है कि स्टेट एक्साइज भी लगा और एसजीएसटी का रेवेन्यू भी यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम टैक्स ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको की बात करें तो टोबैको पे एक्साइज है जो सेंट्रल कहा जाएगा, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज भी लगता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगता है। समझ लो ये मैन्युफैक्चरर है, एक्साइज ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर लगता है, तो समझ लो ये मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर अगर आगे गुड्स बेच रहा है तो वो केस में वैल्यू 1,00,000 रुपए, वो एक्साइज भी देगा, साथ साथ में सीजीएसटी और एसजीएसटी भी देगा, ठीक है। और जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्साइज ऐड करनी पड़ेगी, ये बात हुई। अब होलसेलर आगे अगर रिटेलर को सेल कर रहा है तो होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है तो यहाँ एक्साइज नहीं लगता है, यहाँ पे सिर्फ जीएसटी लगेगा। तो ये जो है वैल्यू समझ लो, ये आगे सेल कर रहा है 2,00,000 तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि एक्साइज इसलिए नहीं लगेगा, कोई प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। अब ये होलसेलर का आउटपुट टैक्स है, यहाँ पे सीजीएसटी 28,000, एसजीएसटी 28,000 और उसका इनपुट टैक्स है 15,400। तो सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी मिल जाएगा, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी मिल जाएगा। सर व्हाट अबाउट एक्साइज, जो एक्साइज लगी तो एक्साइज का क्रेडिट उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बेटा एक्साइज का क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा, सुनिए ध्यान से, एक्साइज का क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा, ठीक है, इट बिकम अ कॉस्ट। लेकिन जीएसटी के क्रेडिट टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे मिल जाएंगे। चलिए ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद में यहां पे जस्ट मिनट बेटा, हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे होगा रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। यहां जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमें पढ़ना है वो ये है रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब देखो बेटा यहाँ पे जीएसटी काउंसिल बनाया जाता है, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद में वाइस चेयरपर्सन जो होता है वो स्टेट के मेंबर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पर्सन मेंबर के होते हैं। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जीएसटी से रिलेटेड सभी डिसीजन लेता है और उनके रिकमेंडेशन आने के बाद ही जीएसटी लॉ में यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की जाती है। तो कौन कौन से मेजर मैटर पे यहाँ पे रिकमेंडेशन आते हैं, तो देखिए यहाँ टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम होने चाहिए। जैसे हमने देखा कि जो टैक्सेस है 17 टैक्सेस की एक लिस्ट बनाई गई थी जो जीएसटी में सब्स्यूम किए गए। एग्जम्पशन इन जीएसटी, जीएसटी में
कौन से गुड्स और सर्विसेज पे एग्जम्पशन देना चाहिए, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। उसके बाद में मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ सेंट्रल और स्टेट जो साथ में बनेगा वो कौन से मॉडल पे बनेगा, किस तरह से प्रोविजन लाएगी, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। उसके बाद में आईजीएसटी का रेवेन्यू जो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आईजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल और स्टेट में कैसे अपोर्शन किया जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। तो जीएसटी में जैसे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। रेट ऑफ जीएसटी और कोई स्पेशल रेट्स होंगे, तो जैसे अभी ब्रॉड सेंस में हम रेट ऑफ जीएसटी क्या लेते हैं, तो 5%, 12%, 18%, 28%। हाँ, कुछ गुड्स पे 0.25% भी है, कुछ गुड्स पे यहाँ पे 3% भी है। तो ये जो भी रेट है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और अकॉर्डिंगली सीजीएसटी लॉ, एसजीएसटी लॉ और आईजीएसटी लॉ में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, यहां पे और अदर स्पेशल रेट्स ऑफ जीएसटी, तो अदर कभी कभी क्या होगा कि अगर समझ लो कोई एक्स्ट्रा स्पेशल रेट लाने हैं, जैसा अभी इन बिटवीन सोचा जा रहा था कोविड टैक्स, ध्यान सुनिएगा, कोविड टैक्स के बारे में सोचा जा रहा था कि भाई गुड्स पे कोविड टैक्स लगाया जाए। तो ऐसा कुछ अगर लाना है तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और उसके बाद ही लाया जाएगा। उसके बाद में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, हाँ कुछ एक लिस्ट ऑफ स्टेट होती है जहाँ जिसको स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कहते हैं। जैसा आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे ये स्टेट के लिए कुछ प्रोविजंस अलग से चलाई जाएगी, जैसे थ्रेशोल्ड इनके लिए अलग से चलाया जाएगा, कंपोजिशन लेवी इनके लिए अलग से चलाई जाएगी, तो कुछ प्रोविजंस इनके लिए अलग होगी और ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल देगा। और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे जीएसटी काउंसिल उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देगा। अब बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ना चाहिए, और वो कौन सा, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जब भी आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करो और आईटीसी के यूटिलाइजेशन हो तो आपने फॉर्मेट बिल्कुल इस तरह से बना लेना, मैं आगे आपको फॉर्मेट बताऊंगा। पहले ये आईटीसी का यूटिलाइजेशन समझ लो। आप जब आईटीसी यूज करोगे, सुनिए ध्यान से, जब आप आईटीसी यूज करोगे तो सबसे पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करोगे। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले एग्जॉस्ट करोगे, उसके बाद में आप सीजीएसटी का क्रेडिट लोगे जो आपके इनवर्ट सप्लाई पे है, उसके बाद में आप एसजीएसटी का क्रेडिट लोगे जो आपके इनवर्ट सप्लाई में है, एसजीएसटी का या फिर आप यूटीजीएसटी का। तो अब ये क्रेडिट कैसे आपने यूटिलाइज करना है, तो पहला पॉइंट, आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी फर्स्ट, यानी आपके आउटपुट पे अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी का क्रेडिट आप सबसे पहले आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे। नेक्स्ट, बाद में अगर आपके आउटपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो आईजीएसटी का बचा हुआ क्रेडिट, यानी आईजीएसटी में यूज करने के बाद बचा हुआ क्रेडिट आप जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। आई रिपीट, कोई भी प्रोपोर्शन में आप यूज कर सकते हो। ऐसे केस में आप 50-50 यूज कर सकते हो, पूरा सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, पूरा एसजीएसटी में यूज कर सकते हो। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि जब वो क्रेडिट यूज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी में तो कोई भी रेशियो में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सीजीएसटी का क्रेडिट, अगर आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप नेक्स्ट यूज करोगे सीजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी में और आईजीएसटी में। वैसे तो लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लॉ ये कहता है कि सीजीएसटी का क्रेडिट का सीक्वेंस नहीं है, यानी जैसा मैंने यहां पे लिखा है कि फर्स्ट सीजीएसटी और सेकंड आईजीएसटी, सेक्शन 49A और 49B पढ़ते हो, रीड विथ रूल 88, तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं, सीजीएसटी का क्रेडिट आप पहले आईजीएसटी में भी यूज कर सकते हो, सीजीएसटी में भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे आप एनी भी कह सकते हो, लेकिन अभी कॉमन पोर्टल जो है, कॉमन पोर्टल पहले सीजीएसटी में यूज करता है और बाद में आईजीएसटी में। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी आपने ये फॉलो करना कि पहले सीजीएसटी और बाद में आईजीएसटी, लेकिन बाय लॉ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी में भी यूज किया जा सकता है। सेकंड, एसजीएसटी, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी, यहां पे भी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, बाय लॉ आप किसी में भी यूज कर सकते हो, लेकिन कॉमन पोर्टल पहले वो एसजीएसटी में एग्जॉस्ट करता है, बाद में आईजीएसटी में यूज कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन इस सीक्वेंस में करना है। लेकिन एक बात का आपको बहुत
ख्याल रखना वो है कि क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी या एसजीएसटी और सीजीएसटी में अलाउड नहीं है। आई रिपीट, क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी में अलाउड नहीं है। ठीक है, बाकी आईजीएसटी तो ओपन है, क्रेडिट भी ओपन है और पेमेंट भी, यानी उसके पेमेंट के लिए भी आप पूरा क्रेडिट यूज कर सकते हो। नाउ अब देखिए, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। अब मैं ये जो है कुछ अमाउंट यहां अज्यूम करूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यहां पे कुछ मैं जहां तक देखा जाए, यस बेटा जस्ट मिनट, हाँ चलिए, अमाउंट एज्यूम करूंगा। जैसे आप जब कैलकुलेशन, आपका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना, पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट पहले लेना आईजीएसटी, बाद में सीजीएसटी, बाद में एसजीएसटी, ये आपका आउटपुट टैक्स। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये फॉर्मेट ही फिक्स रखना। अब आप लिखोगे आउटपुट टैक्स, सॉरी आप लिखोगे आउटपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स आपका जो भी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आईजीएसटी होगा तो लिखो, नहीं होगा तो मत लिखो। जैसे मैं अज्यूम करता हूं यहां आईजीएसटी मेरा 3 लाख रुपए है, सीजीएसटी मेरा 2 लाख रुपए है पेएबल, और यहां पे एसजीएसटी मेरा 2 लाख रुपए है पेएबल। इतना मुझे पे करना है, ये मेरा आउटपुट टैक्स है। यहां होगा तो जो भी होगा, ओनली आईजीएसटी होगा तो वही लिखो, बाकी ब्लैंक कर दो। लेस, अब यहां पे आपको लेस करना है आईटीसी, लेस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब ये आईटीसी लेस करते वक्त आपके पास जो भी क्रेडिट हुई है, अब जो भी क्रेडिट है, इसका क्रेडिट का एक स्टेटमेंट बनेगा, यहां पे क्रेडिट का एक स्टेटमेंट बनेगा। हो सकता है आउटपुट टैक्स का भी स्टेटमेंट बने। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो अलग अलग आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स आपके अलग अलग रेट्स है, तो उसका एक टेबल बन गया, आपने आउटपुट टैक्स निकाल लिया। फिर आईटीसी का भी आपका जो है अलग से टेबल बनेगा। हो सकता है आपका ओपनिंग बैलेंस हो, ओके, जैसे आईटीसी का टेबल है, ओके, जिसमें आप जमा कर रहे हो पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, ओके। तो पहले जो भी ओपनिंग बैलेंस हो, फिर आपने जो भी परचेसेस किया है या इनवर्ट सप्लाई है उसका क्रेडिट आपने जमा कर लिया और ये क्रेडिट आपका आ गया। फिर आपका ये जो भी टोटल है वो इनर कॉलम में रखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट जो है, वो आईजीएसटी का क्रेडिट 4 लाख जमा हुआ, इस बार 4 लाख जमा हुआ। सीजीएसटी का क्रेडिट 1 लाख रुपए है और एसजीएसटी का क्रेडिट आपके पास ओपनिंग बैलेंस मिला के 1 लाख रुपए है, जो ये स्टेटमेंट से आपके पास आया हुआ है। तो अब इसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप स्टार्ट करें। टेबल देख लेना ध्यान से, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे, पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीट करोगे, ये रूल ही है, पहले आप एग्जॉस्ट करोगे आईजीएसटी का क्रेडिट, ठीक है। तो अब आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले किसके अगेंस्ट में, आईजीएसटी में, लो भाई मैंने यूज कर लिया आईजीएसटी में, ओके। अब बैलेंस कितना बचा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी में भी यूज कर सकते हो, आप 50-50 यूज कर सकते हो, पूरा भी यूज कर सकते हो। तो मैं पूरा यूज कर रहा हूं, बचा हुआ 1 लाख रुपए मैं पूरा सीजीएसटी में यूज कर रहा हूं, ओके। अब तो बैलेंस ही नहीं बचा, चलो अच्छी बात है। अब सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी में और आईजीएसटी में जरूरत है नहीं, इसलिए मैं किस में यूज करूंगा, तो मैं यहां पे सीजीएसटी में जरूरत है तो 1 लाख रुपए इधर यूज कर लिया, यहां जरूरत है नहीं, एसजीएसटी के लिए यूज कर नहीं सकता। और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी में, पर एसजीएसटी में जरूरत है, एसजीएसटी में मैं 1 लाख रुपए यूज कर रहा हूं, यहां यूज नहीं कर सकता और यहां जरूरत है नहीं, ओके। हो गया, मेरा नेट लायबिलिटी निकल जाना चाहिए। तो नेट लायबिलिटी मेरा जो है यहाँ पे 3 लाख रुपए, यहाँ पे सॉरी नेट लायबिलिटी यहाँ पे नील, ओके, यहाँ पे नील और यहाँ पे 1 लाख रुपए मेरा नेट लायबिलिटी आ रहा है। ये मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे बेटा मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ के मैं 50,000 और 50,000 भी यूज कर सकता हूँ, ओके। तो ये मेरी मर्जी, ओके, इसमें मेरा घाटा नहीं, ओके।
तेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो जहां तक देखा जाए तो 50-50 भी यूज कर सकता हूं, जैसा मुझे यूज करना है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो ओके, ये रहा रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आया कि समझ में? जोर से बोलो हाँ सर, यस सर। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है, डोंट बी ए डम्प। ओके, मुझे आपका आंसर चाहिए बेटा, आप फाइनल लेवल पे हो। ओके, मैं मानता हूं कि ये बहुत बेसिक है, आपका बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन रिवाइज कर ले तो थोड़ा घाटा थोड़ी होगा, फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा ना। ओके, फिर ऐसे ही हम बढ़ते 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 हायर लेवल पे आएंगे। सो जोर से बोलो यस सर। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। देखो नालायक कितने कंजूस है, सिर्फ 2-3 लोग बोल रहे हैं यस सर, बाकी क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या? चलो, नेक्स्ट पेज पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, लॉ ऑफ जीएसटी, एक्ट कौन कौन से है, एक्सटेंड क्या है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टेबल आपने रीड कर लेना, कितने रूल्स है, डेफिनेशंस कितनी है, क्या है, तो ये आपने देख लेना। वैसे एग्जाम के हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, वरुण कहता है सब सर धुंधला धुंधला लागे है, बस आपके ही फोकस है। क्यों भाई, क्यों धुंधला धुंधला लागे है? उमा शंकर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, मतलब क्या? स्टेट उसे कहा जाएगा जो यूनियन टेरिटरी है जहां लेजिस्लेचर है वो भी स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा। अब मैं आगे का डिस्कशन लेता हूं। यूनियन टेरिटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर इस बार एग्जाम में आने के क्वेश्चन आने के चांसेस भी है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन इस बार अमेंड हुई है बाय फाइनेंस एक्ट 2020, जिसमें यहां पे ठीक है, यहां पे यूनियन टेरिटरी में वो देखो क्या कवर कर रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, हाँ एक ही लाइन में है, दमन दीव दादरा नगर हवेली, लद्दाख ये ऐड किया गया है, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, एनी अदर टेरिटरी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। फिलहाल तो कोई दूसरा टेरिटरी नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये 2 पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहूंगा, दमन दीव दादरा नगर हवेली और लद्दाख, ठीक है। पहले क्या था अमेंडमेंट के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दमन दीव, दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली, नगर हवेली, ये 2 अलग अलग यूटी थी, मतलब ये एक सेपरेट यूटी थी यूटी 1 और ये सेपरेट यूटी थी यूटी 2। ये 2 अलग अलग यूटी होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन था, जहां पे गवर्नर अलग, यहां का गवर्नर अलग और यहां का गवर्नर अलग था।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आपका एक बिजनेस प्रीमाइसेस दमन एंड दीव में है और दूसरा बिजनेस प्रीमाइसेस दादरा एंड नगर हवेली में है, तो आपकी ब्रांच है, आपकी ही ब्रांच है, तो ये जो है आपकी ब्रांच में अगर गुड्स जा रहा है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, क्योंकि दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। और ये जो स्टॉक ट्रांसफर है, ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाता था, ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाता था, जिसके ऊपर आईजीएसटी लगता था। यानी आपके ही ब्रांच में जा रहा है पर सप्लाई माना जा रहा है, दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। या फिर अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दो अलग अलग यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में है और ये सप्लाई होता है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ये इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता था और ये इंटरस्टेट सप्लाई मान के इसके ऊपर आईजीएसटी लगता था, अगर सप्लायर रिसिपिएंट अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट, यहां अगर हम देखें, सुनिए ध्यान से, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये दो यूनियन टेरिटरी को एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया। ओके, यानी इनका गवर्नर एक ही रहेगा, तो अब ये एक ही यूटी मानी जाएगी। अब यहां पे एक ही यूटी मानी जा रही है, तो पहला सवाल, क्या हमें दो रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना जरूरी है क्या? क्योंकि अब तो एक ही यूटी में आ गया वो, आप कह सकते हो विद इन वन यूनियन टेरिटरी और स्टेट आ गया, तो क्या हमें दो रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना जरूरी है क्या? आंसर इज नो। आप चाहो तो दोनों का मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और दूसरा कैंसिल कर सकते हो, तो ये एक फायदा हो गया, क्योंकि स्टेट वाइज या यूटी वाइज एक ही रजिस्ट्रेशन है। आप चाहो तो सर नहीं मुझे दो रखने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट याद रखना, अगर आप दो रख रहे हो तो दोनों डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे और स्टॉक पे जीएसटी आएगा। लेकिन अब दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि पहले ये ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी लगते थे, अब आईजीएसटी नहीं लगेंगे। अब अगर ये ट्रांजेक्शन होते हैं और आप फर्स्ट केस में दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रखते हो या सेलर बायर सेल कर रहा है, तो अब यहां पे बेटा सीजीएसटी ये इंट्रा स्टेट माना जाएगा और यहां पे सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा, यानी सीजीएसटी 50% और यूटीजीएसटी 50% लगेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि दादरा दमन दीव दादरा नगर हवेली ये कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने की वजह से अब आपको आईजीएसटी नहीं सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाना पड़ेगा। चलो ओके, ये तो हमारा डिस्कशन हुआ। मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरा ये रिवीजन बूस्टर देख रहे हैं, साथ में अपना एक नोटबुक रखे और एक खिचड़ी बुक बनाए, यानी जो भी मैं यहाँ लिखूंगा आपने लिखना, मेरे स्पीड के साथ लिखना, और ऐसा लिखना कि आपको भी ना समझ में आए, पर ये समझ में आए ना आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जब आप मेरे साथ अपनी एनर्जी इन्वॉल्व करोगे ना बेटा, आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी अगर मैच हो जाए ना, तो ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा और मेरे बूस्टर रिवीजन के साथ साथ ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस इसके बाद आपको क्वेश्चन और वीडियो देखना है, बात खत्म, आईडीटी इज ओवर। अबो 80 मार्क्स आपको मिलके रहेंगे, तो ध्यान रहे। ओके, ये सब मेरे साथ ऐसी खिचड़ी बुक में लिखना। ओके, और आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी ऐसी बॉन्डिंग बननी चाहिए ना बॉस कि यस अबो 80 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो ये बात हुई यहां पे दमन दीव दादरा नगर हवेली। दूसरी अगर हम बात करें तो बेटा पहले जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान सुनिएगा। अब देखो यहां तो उल्टा ही हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये एक ही स्टेट था। देखो ये तो एक ही स्टेट था, एक ही स्टेट था मतलब क्या? अगर आपकी कोई ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरा लद्दाख में है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, एक ही रजिस्ट्रेशन यहां पे होता था। यानी आप दोनों मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन लो, क्योंकि एक ही स्टेट था। और कोई सप्लायर, ध्यान सुनना, सप्लायर है सेलर और बायर, अगर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है तो ये इंट्रा मानी जाती थी, और ये इंट्रा मानने की वजह से इंट्रा स्टेट माना जाता था, और इंट्रा स्टेट मानने की वजह से यहाँ पे ओके सीजीएसटी और यहाँ एसजीएसटी लगता था। पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता था, फिर आर्टिकल 370 जो है वो आया। ये तो बेटा ये लेक्चर, पहले 3 लेक्चर तो यूट्यूब पे ही रहेंगे ना बेटा, पहले 3 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे, उसके बाद के लेक्चर्स तो आपको बाय करने पड़ेंगे। चलिए, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट करती है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया भाई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे पार्टली यूटी कर दिया, पार्टली यूटी,
और पार्टली स्टेट कर दिया। अब पार्टली यूटी और पार्टली स्टेट यानी क्या, मतलब यहाँ पे कुछ पावर सेंट्रल को दी और कुछ पावर जैसे दिल्ली की, दिल्ली का कुछ पावर स्टेट के पास है, वैसे जम्मू एंड कश्मीर को कर दिया और लद्दाख को सेपरेट यूटी कर दिया, लद्दाख को सेपरेट ड्यूटी कर लिया, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया। अब दोनों को डिवाइड करने की वजह से आपको कंपलसरी हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर की ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन ले, लद्दाख की ब्रांच का आप अलग रजिस्ट्रेशन ले। ये तो अब आपके लिए कंपलसरी हो गया भाइयों। ओके, और दूसरा, अब ये अगर आप अपनी ब्रांच में सप्लाई करते हो, अपनी ब्रांच में सप्लाई करते हो, तो ये अब इंटरस्टेट माना जाएगा और ये इंटरस्टेट मानने की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, आईजीएसटी, इसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा। और पहले अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख सेल कर रहे हो तो पहले सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता था, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी, इसके ऊपर लगेगा बेटा आईजीएसटी। यस और नो? चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ अमेंडमेंट। तो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख ऐड हुआ तो लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये इंटरस्टेट माने जाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ये लेता हूं कि वैसे तो स्टेट जो है, वैसे तो स्टेट यहां पे ध्यान से देखिएगा, वैसे तो स्टेट जो है ये 28 स्टेट्स है और 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सी 3 यूनियन टेरिटरी जो स्टेट माने जाते हैं, क्योंकि वहां स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट माने जाते हैं जीएसटी लॉ में। कौन कौन सी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है और यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर होने की वजह से इन्हें स्टेट माना जाएगा, और अगर इन्हें स्टेट माना जाएगा तो यहां एसजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा। यहां पे यूटीजीएसटी नहीं, यहां एसजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा। और बाकी सब केसेस में जो है यहां पे ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज है यहां पे यूटीजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा, यूटीजीएसटी लॉ एप्लीकेबल किया जाएगा। डन? चलिए, उसके बाद में हिरार्की ऑफ द ऑफिसर, जैसा सेक्शन 1 सेक्शन 2 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने देखी। फिर ऑफिसर की हिरार्की सेक्शन 3 में कवर किया है, मैं फटाफट ये हिरार्की आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के नीचे आता है चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के नीचे आता है प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के नीचे आता है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, डेप्यूटी कमिश्नर के बाद आता है असिस्टेंट कमिश्नर, यहां करेक्शन कर लेना, असिस्टेंट कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर, उसमें अंडर सुपरिटेंडेंट वगैरह आता है। सेक्शन 4 सीबीआईसी का पावर दिया है, सेक्शन 5 में भी सीबीआईसी का पावर दिया है, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑथराइजेशन टू द ऑफिसर ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रॉस ऑथराइजेशन दिया है, जो मैं यहाँ पे थ्योरी में कवर करूंगा। तो चलिए, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाओ, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। एक मिनट है, चलो ये मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई में लेता हूं। पहले मैं यहां पे ले लेता हूं चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, हमारा चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, अगर आपको मेरा चार्ट याद होगा, जो चार्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ और फिर मैं ये तो पढ़ूंगा ही, पर चार्ट याद होगा, तो चलिए बताइए। सेक्शन 9(1) चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी, और अगर आईजीएसटी होगा तो सेक्शन 5(1). ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। यहां पे ब्रेक, अरे रुक जा भाई रुक जा। ओके, इतने जल्दी कैसा ब्रेक? अच्छा, रिवीजन में, यस बेटा, एंजॉय कर रहे हो रिवीजन में? जो भी मेरे से कनेक्टेड है बोलो फटाफट, एंजॉय कर रहे हो बेटा रिवीजन के लिए? रिवीजन में एंजॉय कर रहे हो ना?
यस और नो? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बस इतने ही? अरे नालायको बोलो, बस इतना ही, बस इतना ही। अगर रिवीजन को मजा आया तो एक लाइक जरूर कर देना आपने। बूस्टर इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, यस माई एनर्जी। चलिए, लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से 3 पार्ट? चार्ज, वैल्यू और रेट। चार्ज, वैल्यू एंड रेट, ठीक है। अब यहां पे चार्ज जो है बेटा, वो इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। यानी अगर आप यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो तो CGST और SGST, और सेक्शन 5(1) में इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे IGST, इसके ऊपर चार्ज किया गया है, ठीक है। अब इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई ये जो है IGST एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। कम ऑन, ये कौन सा एक्ट में डिफाइन किया है? IGST एक्ट में। कब बोला जाता है कि ये ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, कब बोला जाता है कि ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है? थोड़ा इधर उधर हो गया, यहाँ पे इंट्रास्टेट इधर चाहिए, इंटरस्टेट इधर चाहिए, पर वॉट रेट में भी। ओके, कंसेप्ट को समझ लो। यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए अगर मैं IGST एक्ट रेफर करूं तो इंटरस्टेट सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान सुनिएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी LOS एंड POS हमें 2 देखना है। ओके, यहाँ रिसिपिएंट कहाँ का वो नहीं देखना है, सप्लायर कहाँ का है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। इन 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ध्यान सुनिएगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अगर आपका 2 LOS अलग स्टेट में, POS या 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में या स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो उसे इंटरस्टेट कहा जाता है। और LOS एंड POS, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो उसे बेटा यस इंट्रास्टेट कहा जाता है। अब ये सेक्शन 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के बाकी सभी गुड्स पे GST लगाया जाएगा। ओके, तो लेवी ऑफ GST ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर लेवी किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसके ऊपर अभी फिलहाल GST नहीं है, पर उस दिन आएगा जब GST काउंसिल नोटिफाई करेगा। तो एक अगर हम यहाँ पे टेबल बनाए, ध्यान सुनिएगा, एक अगर हम टेबल बनाए तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिसके ऊपर GST नहीं है पर एक्साइज है, वैट है और CST है, तो एक्साइज में भी अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेट एक्साइज है। एक्साइज में अगर आपको लिखना है तो स्टेट एक्साइज है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट GST नहीं है, हाँ सेंट्रल एक्साइज है, वैट है और CST है। टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, ख्याल रहे ये लिस्ट बड़ा, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट पे GST भी है और यहां सेंट्रल एक्साइज है, GST है और सेंट्रल एक्साइज है, वैट और CST नहीं है। ओपीएम, नारकोटिक्स वगैरह स्टेट एक्साइज है और GST है, वैट CST नहीं है, और बाकी सब गुड्स पे फिर GST है और अदर टैक्सेस नहीं लगते हैं, ये हमने देखा। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या है जो सेक्शन 5(1) ऑफ IGST एक्ट कहता है। और ये क्या कहता है सेक्शन 5(1) ऑफ IGST एक्ट? सेक्शन 5(1) ऑफ IGST एक्ट ये कहता है कि अगर आप इंपोर्टेड गुड्स लाते हो, ध्यान सुनना, अगर आप इंपोर्टेड गुड्स लाते हो तो वो भी इंटरस्टेट माना जाता है, उस पर भी IGST लगता है। पर IGST ये IGST एक्ट के थ्रू नहीं लगता है, IGST लगेगा एसरी 37 और एसरी 39 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट के एसरी 37, 39 पे लेवी होगी, वैल्यूएशन भी कस्टम एक्ट के हिसाब से होगा। अगर आपको कस्टम एक्ट याद होगा तो हम एसरी 37 के लिए असेसेबल वैल्यू
प्लस बीसीडी, कुछ याद है, असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस प्लस यहाँ पे एसीडी 31 एसीडी 35 वो होगा तो प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी प्लस सेफगार्ड ड्यूटी प्लस स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी प्लस सीवीडी ऑन सब्सिडी आर्टिकल, यानी जितने भी ड्यूटीज होगी वो सब ऐड कर देते हैं और वो टोटल पे एसीडी 37 आता है, जो हम कस्टम में देखेंगे। और कस्टम में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कलेक्शन ओके, जो यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी लगता है इन द फॉर्म ऑफ एसडी 37, उसका कलेक्शन भी बेटा ओके कस्टम एक्ट के हिसाब से जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे ओके तभी यहाँ पे कलेक्शन किया जाएगा एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट। चलिए, तो ये मैंने स्पेशली इंपोर्टेड गुड्स के बारे में कहा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर व्हाट अबाउट इंपोर्ट सर्विस? इंपोर्ट सर्विस कस्टम एक्ट गवर्न नहीं करता है, क्योंकि कस्टम एक्ट सिर्फ गुड्स गवर्न करता है। तो इंपोर्ट सर्विस में बेटा आईजीएसटी एक्ट के थ्रू ही यहाँ पे आईजीएसटी लगाया जाता है, जिसका वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ जीएसटी लॉ के हिसाब से होता है। ओके, इंपोर्ट सर्विस के बारे में रिवर्स चार्ज भी है, अगर सर्विस इंपोर्ट करते हो तो रिवर्स चार्ज है लायबिलिटी सर्विस रेसिपिएंट पे। तो ये तो हमने देखा चार्ज। रेट जो है यहाँ पे ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो 0.25% जो डायमंड्स प्रेशियस स्टोन्स पे लगते हैं, 3% गोल्ड वगैरह पे लगता है, और 5, 12, 18 और 28 ये नॉर्मल रेट है जो यहाँ पे रेट लगता है। उसके बाद में कलेक्शन इन सच अ मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। डिटेल डिस्कशन हम देखेंगे प्लेस यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई टीओएस। आपका कलेक्शन जो है, ध्यान सुनिएगा, कलेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। कलेक्शन में आपका टीओएस कौन से मंथ में आएगा, उसके बाद में पेमेंट कैसे करोगे, आप कैश लेजर क्रेडिट लेजर कैसे मेंटेन करोगे, उसके बाद में लायबिलिटी रजिस्टर के थ्रू कैसे पे होगा, उसके बाद में यस कैश लेजर कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, ये पूरा मैकेनिज्म हम कलेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ओके, पर्सन लायबल टू पे टैक्स जो है वो कहते हैं टैक्सेबल पर्सन ओके मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई या इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ओके इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट सप्लाई। तो जो टैक्सेबल पर्सन है वो टैक्स देगा। ख्याल रहे दोनों में बहुत फर्क है, पर्सन और टैक्सेबल पर्सन। लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन टैक्सेबल पर्सन। मतलब क्या, मतलब ये कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इवन दो आपने सप्लाई कर दिया, हो सकता है इंट्रा कर दिया, हो सकता है इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, सप्लाई हो गया है, पर साथ साथ में आप टैक्सेबल पर्सन हो गए तो ही टैक्स दोगे। सर पहला सवाल, सर मैं ओनली पर्सन हूं, टैक्सेबल पर्सन नहीं, ओनली पर्सन हूं। पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाटएवर में भी, पर टैक्सेबल नहीं हूं, और मैंने इंट्रास्टेट सप्लाई किया है या मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया है, तो क्या मुझे जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं। जब तक आप टैक्सेबल पर्सन नहीं होते हो तब तक आपको जीएसटी देने की जिम्मेदारी नहीं है, इवन दो आपने सप्लाई किया हो। तो सर हाँ, ये सभी कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अब आपका एक सवाल होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन यहां पे दी गई है। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या, टैक्सेबल पर्सन मतलब जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया है या लायबल टू रजिस्ट्रेशन। लायबल टू रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है पर लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन माने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आगे जब मैं सेक्शन 22 पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर, तो सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये दिया हुआ है बेटा कि आपको कुछ लिमिट तक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में मणिपुर, यहाँ पे त्रिपुरा वगैरह होगा तो 10 लाख का लिमिट है, कुछ केस में 20 लाख का लिमिट है, और कुछ केस में 40 लाख का लिमिट है। थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक मैं लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर मैं लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। मतलब जो लोग 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक का टर्नओवर करेंगे वो लोग इवन दो सप्लाई कर रहे हैं पर जीएसटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। ओके, टैक्सेबल पर्सन नहीं है, इसलिए जीएसटी में बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। जीएसटी में जो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख है वो आपको रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जीएसटी नहीं दोगे तब तक का, पर बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये कहना चाहता हूं कि समझ लो आप जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, मतलब यू रजिस्टर्ड। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप टैक्सेबल पर्सन बन गए। फिर आप ये मत कहना कि सर अरे 20 लाख तक तो जीएसटी लगता है, नहीं। ओके, यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं है, आपके रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपको टैक्स बेनिफिट है। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपने 10, 20, 40 तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 24 में कुछ ऐसी केसेस आती है जहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
कौन से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जैसे एग्जांपल अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, आप सीटीपी हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, या फिर आप यहाँ पे रिवर्स चार्ज में हो, तो आगे मैं सेक्शन 24 में बताऊंगा। अगर आपने 24 का एक भी ट्रांजेक्शन कर लिया तो यू लायबल टू रजिस्टर हुआ, और जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हो गए आप टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे, और उसी दिन और उसके आगे जितने भी आप सप्लाई करोगे आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। आई रिपीट, आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए ओके, मजा आ गया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो हुआ नॉर्मली टैक्स देने की जिम्मेदारी। सॉरी बेटा, नॉर्मली टैक्स देने की जिम्मेदारी जो है, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, नॉर्मली टैक्स देने की जिम्मेदारी यहां फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की होती है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की होती है, पर कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल है। मतलब क्या, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर देगा, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जो रिसिपिएंट होगा 9394 या आईजीएसटी में देखें तो 5354, ये रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स देगा। और थर्ड, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुछ केस में ईसीओ भी यहाँ पे टैक्स देता है। तो टैक्स देने वाले तीन लोग हैं, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड ईसीओ। चलो यहाँ पे ये डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। ये पूरा डिस्कशन हमारा हो गया चार्जिंग सेक्शन पे। कौन से गुड्स एक्सक्लूड किए गए, रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज, उसके बाद में ईसीओ 95 ईसीओ भी यहाँ पे लायबल टू पे टैक्स है। यस, क्लियर बेटा? चलो